बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार के वास्ते। नमस्कार। पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा आर्डर जारी किया गया और पूरे देश में वन मंडी का कंसेप्ट लागू किया गया। इस कंसेप्ट के तहत जो व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है वो पूरे देश में एक ही मंडी की अवधारणा पर काम किया जा रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में 5 जून 2020 को द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया गया। इस ऑर्डिनेंस से पूरे देश में एक साथ ये व्यवस्था की गई, लेकिन अभी भी राज्य सरकारों द्वारा बहुत स्पष्ट आदेश इसमें नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस में दोहरी व्यवस्था को कायम रखा गया है और कहा गया है कि जहां पुरानी मंडियां, पुराने व्यापारी लाइसेंस के साथ काम करते रहेंगे, वहीं किसान सीधे किसी भी व्यापारी को या किसी भी ऑनलाइन कंपनी चलाने वाले को अपना प्रोड्यूस भारत में कहीं भी बेच सकते हैं और जो मंडी के बाहर काम करते हैं उन्हें किसी भी तरह का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से भारत सरकार ने एक दुविधा की स्थिति पैदा की और इस दुविधा की स्थिति का परिणाम ये हुआ कि आज से मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन मंडियों को बंद करने का आह्वान किया गया है और आज से सभी मंडियां बंद हैं। इसमें मंडी के कर्मचारी और मंडी के व्यापारी ये आंदोलन चला रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 5 महीने से कोविड की वजह से पूरी व्यवस्था ठप थी और कोई भी कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं को पहुंचाना बहुत कठिन हो गया था और हजारों लाखों किसानों को अपना सब्जी, दूध, मीट, मुर्गी, अंडे सब नष्ट करना पड़े और इससे न केवल उनको आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि उनका व्यवसाय भी बंद हो गया, क्योंकि जो उनके खर्चे थे वो बढ़ते जा रहे थे। और कृषि में अधिकांश चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसी नहीं है कि आप उनको गोडाउन में रख दें। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि आप जब चाहे बिजली का स्विच दबा के फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं और जब चाहे बिजली का स्विच दबा के फैक्ट्री बंद करके प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं। ये एक जीवित संसार है जहां हम प्रकृति प्रदत्त जीवित चीज़ों को व्यावसायिक रूप से पैदा करते हैं और उनको उपभोग के लिए कंज्यूमर तक भेजते हैं। तो इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं होता, ये हमेशा या तो चलेगा या बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको आप कभी बंद कर देंगे, कभी चला देंगे, ऐसी स्थिति इसके साथ नहीं हो सकती है। तो हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो दुविधा की स्थिति के साथ अगर कोई बाजार का रिफॉर्म ला रही है तो गीता में कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है कि दुविधाग्रस्त व्यक्ति ये लोक में भी कष्ट पाता है और परलोक में भी कष्ट पाता है। तो राज्य सरकारों ने इस दुविधा को और बढ़ा दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि वो पूरे राज्य में जहाँ जहाँ बाहर मंडी के बाहर खरीदी होगी उनको प्राइवेट मंडी या प्राइवेट प्रांगण घोषित कर देंगे ताकि वो वहाँ भी टैक्स ले सकें। तो ये अधिनियम की व्यवस्था के कितना अनुरूप है ये अभी देखना होगा। जब वो आदेश आएगा तो उससे ये ज्ञात होगा कि ये अधिनियम के साथ की व्यवस्था है या कोई एक अलग व्यवस्था कायम कर दी गई है। इसके अलावा आप पिछले कुछ दिनों का अगर घटनाक्रम देखें और कैसे कृषि की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि कितना हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान हम अभी तक कर चुके हैं। सबसे पहले नोटबंदी आया
नोटबंदी से सबसे बुरा असर जो हुआ वो एग्री कमोडिटी के मार्केट पे ही हुआ, क्योंकि जो कृषि उत्पादों का बाज़ार है वो 100% नकदी पे ही चल रहा था और अलिखित तरीके से चलता था, और इसमें बहुत सारी टैक्स चोरी और बहुत सारे लेन देन जो अलिखित होते थे, जैसे ही नोटबंदी हुई तो वो सब बंद हो गए, उनका लेन देन बंद हो गया। और इसका जो सीधा असर हुआ वो किसान के ऊपर हुआ, क्योंकि किसान को जो भुगतान मिलना थे या किसान का जो माल आगे बिकना था वो बिकना बंद हो गया। व्यापारियों को अपनी व्यवस्था संभालने में, सुधारने में कुछ समय लगा और उतने समय तक वो नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। फिर जीएसटी का समय आया जब पूरी टैक्स प्रक्रिया को बदल लिया। जब जीएसटी का समय आया तो कृषि में जो आदान आते हैं, खाद, बीज, दवाई, बायो फर्टिलाइज़र, मशीन उपकरण, इनके ऊपर जीएसटी कर की अलग अलग स्लैब बनाए गए और ये पहले के टैक्स की तुलना में बहुत बढ़ा दिए गए। दूसरे, जब प्रोसेसिंग के बाद जो सामान बेचा जाता है, कृषि आदान के रूप में जो रॉ मटेरियल आता है और कंपनियां प्रोसेसिंग करके बेचती हैं, तो फिर से उस पर जीएसटी लगता है और इसका इनपुट कंपनसेशन फैक्ट्रियों को मिलता है। तो ये पूरी व्यवस्था अभी भी बहुत स्मूथ नहीं है और ये जो जीएसटी रिटर्न आता है इनपुट के उसमें, वो काफ़ी डिले हो जाता है। इससे फिर से इसकी मार किसानों के ऊपर पड़ रही है और व्यापारी वो पूरे जो खर्चे होते हैं उनको घटा के ही कृषि उत्पादनों का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो इसका भी बहुत बुरा असर किसान के ऊपर पड़ा और आम उपभोक्ता हिंदुस्तान में एक बार जीएसटी देता है पर किसान 2 बार जीएसटी देता है, क्योंकि वो उत्पादक भी है और वो उपभोक्ता भी है। तो जब वो इनपुट खरीदता है तो जीएसटी देता है और जब वो खाने पीने के लिए वो अपने प्रोसेस्ड मटेरियल खरीदते हैं तो फिर जीएसटी देते हैं। और किसान को कोई इनपुट रॉ मटेरियल का इनपुट का कंपनसेशन नहीं मिलता है, वो उनको कोई पैसा रिटर्न नहीं होता है जैसे फैक्ट्रियों में होता है। किसानों ने कभी इसकी मांग भी नहीं की है क्योंकि अभी तक किसानों को और उनके संगठनों को ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो समझ में नहीं आए कि किसान 2 बार जीएसटी क्यों दे रहा है। फिर इसके पश्चात कोविड का संकट आया, कोरोना वायरस का संकट आया और लगभग 5 महीने तक सब कुछ बंद हो गया। इस बंद होने से पूरी सप्लाई चेन जो है कृषि की वो टूट गई और आपने देखा होगा लोगों ने दूध सड़कों पर बहा दिया। जो मुर्गी पालते थे उनने जीवित मुर्गियां, लाखों मुर्गियां गड्ढों में डाल के मार दी। जो अंडे थे वो नष्ट कर दिए गए, जो मांस बेचते थे वो नष्ट हो गए। इसी तरह दूध से बने जितने उत्पाद थे उनको नष्ट करना पड़ा। हरी सब्जियां खेतों में छोड़ दी गई, उनको तोड़ा नहीं गया, उनको ट्रैक्टर से जोत दिया गया और जो सब्जियां तोड़ी भी गई उनको मार्केट में बेचने नहीं दिया गया, क्योंकि पूरी तरह लॉकडाउन था और कर्फ्यू जैसे हालात थे। तो अगर कोई किसान लाता भी था तो उसको पुलिस की लाठियां खाने को ही मिलती थी। तो आपने ये सब सीन सोशल मीडिया पे, टीवी पे और अखबारों में भी हमेशा देखे हैं और इस सब का असर किस पे होता है? किसान पे होता है। तो ये जो अब एक नई मुसीबत क्रिएट हो रही है इस ऑर्डिनेंस की वजह से, और सरकारें अभी कुछ काम नहीं कर रही हैं, जबकि राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम या अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनको लागू करें और मंडियों को बंद होने से तत्काल रोकें। क्योंकि अत्यावश्यक सेवा अधिनियम में सरकारें आदेश पारित करके जो लोग इस तरह की सेवाएं देती हैं
उनको ये निर्देशित कर सकती हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों के हित में काम रोक के हड़ताल नहीं कर सकते हैं। पर अभी भी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और आप देखेंगे कि आराम से 4-5 दिन मंडियां बंद रहेंगी या जितने दिन उनका नेगोशिएशन ख़त्म नहीं होगा, और इसका सीधा नुकसान फिर किसान को होने वाला है, क्योंकि किसान के उत्पाद अभी भी मंडियों के थ्रू ही बिक रहे हैं। जो वैकल्पिक व्यवस्था भारत सरकार ने शुरू की है वो अभी शुरू नहीं हो पाई है और उसमें बहुत सारे लोग रुचि भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो अभी एक ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस को एक्ट के रूप में 6 महीने के अंदर परिवर्तित किया जाना है। तो अभी हमारी संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। अगर उसमें भारत सरकार इसको ऑर्डिनेंस से एक्ट बना देती है तब फिर व्यापारी उसमें रुचि लेंगे, फिर उसमें कंपनियां रुचि लेंगी, क्योंकि अभी वो देख रही हैं कि ये एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा या केवल ऑर्डिनेंस के तौर पे ही रहेगा। क्योंकि ऑर्डिनेंस हमेशा राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से जारी होते हैं और उनकी कानूनी अवधि 6 महीने होती है। 6 महीने के बाद या तो उसको अधिनियम में बदलना पड़ता है या उसको एक्ट में उसको दोबारा ऑर्डिनेंस के तौर पे जारी करना होता है। तो कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान अस्थायी आदेश के ऊपर अपनी पूंजी निवेश नहीं करेगा। वो प्राइवेट मंडी भी नहीं बनाएगा, वो बाहर सप्लाई चेन भी विकसित नहीं करेगा, क्योंकि इस सब में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और भारत सरकार का जो अधिनियम है उसमें पुरानी व्यवस्था को ख़त्म भी नहीं किया गया है। कभी भी उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा या जो व्यापारी वहाँ काम कर रहे हैं उनके काम को बंद कर दिया जाएगा। तो ये लोग क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? ये किसान के हित के किसी निर्णय को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं और ये एक दूसरे की पीठ खुजलाते रहते हैं और इसका नुकसान किसान को हमेशा भुगतना पड़ता है। और किसान ये जानते हैं कि पिछले स्वतंत्रता के पश्चात मंडियों से कितना खरबों रुपए का नुकसान किसानों का हुआ और जो पैसा किसान की जेब में होना था वो इन सब लोगों की जेब में चला गया, क्योंकि इनको जो मंडी में काम करते हैं ना तो उनके ऊपर मौसम का असर होता है, ना उनको फसल सुधरने या बिगड़ने का असर होता है। वो फसल आएगी तो बेच देंगे, फसल नहीं आएगी तो नहीं बेचेंगे, उनकी स्थिति सुरक्षित रहती है। पर जो उत्पादक हैं, किसान हैं, पूरी रिस्क उनको उठाना पड़ती है। इतनी ज़्यादा रिस्क उनको उठाना पड़ती है कि वो आदान पहले से खरीदते हैं, बोते हैं और जब तक फसल बेच नहीं लेते हैं और पैसा उनके हाथ में नहीं आता है तब तक उन्हें हर तरह की रिस्क रहती है, हर तरह का जोखिम उनके ऊपर रहता है। और इसीलिए बहुत सारे किसान इन जोखिमों को सहन नहीं कर पाते हैं और जब भी कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। क्योंकि दूसरों के लिए ये बिजनेस हो सकता है, ये हम आप सबके लिए बिजनेस हो सकता है, पर जो किसान है उसके लिए ये ज़िंदगी होती है और इसमें कभी भी हम इसको ज़िंदगी के तौर पर नहीं देखते। किसान को ही हम एक बिजनेस के तौर पर देखते हैं और यहीं हम उसके मानवीय पक्ष को भूल जाते हैं। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस विद्वान ने औसत का सिद्धांत तैयार किया था उनके 5 बच्चे थे। तो एक दिन वो 5 बच्चों को लेके और पत्नी को लेके नदी पार करने वाले थे। तो उनने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए सभी बच्चों की लंबाई नापी और अपनी और पत्नी की लंबाई नापी और उसका औसत निकाला। फिर इसी तरह एक किनारे से दूसरे किनारे तक नदी की गहराई नापी और उस गहराई का औसत निकाला और उससे ये नतीजा निकला कि किसी भी बच्चे के गले के ऊपर पानी नहीं होगा, क्योंकि नदी की गहराई कम है औसत रूप से और बच्चों की जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो औसत से अधिक है। तो उनने उनकी पत्नी को कहा कि चलो ये सुरक्षित है और हम लोग पैदल ही नदी पार कर सकते हैं। तो जब वो पैदल नदी में जाने लगे तो सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा था उसके सर के ऊपर पानी आने लगा।
तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये देखिए डूब रहा है, उससे जो थोड़ा सा बड़ा है उसके भी गले तक पानी आ गया है, तो आगे तो ये सब डूब जाएंगे। तो उनके पति ने कहा नहीं, हमने जो गणना की है औसत की वो बहुत सही है, चलो फिर से गणना करते हैं। तो फिर वो किनारे पे आए और रेत पे बैठ के फिर उनने औसत अपने हाइट और डेप्थ की मिलान किया और उन्होंने देखा कि उनका गणित सही है। तो फिर वो पत्नी को कन्विंस किए और लेके नदी में चले। तो फिर वही हाल हुआ कि छोटा बच्चा फिर डूबने लगा और उससे छोटे छोटे बच्चे के सर तक पानी आ गया। तो पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे औसत के सिद्धांत को देखूं या अपने बच्चे की जान बचाऊं। तो ये जो जितना सांख्यिकी का काम है, जो स्टैटिस्टिक्स का काम होता है, ये बहुत क्रूड तरीके से होता है और इसमें कोई मानवीय पक्ष नहीं होता है। जैसे अभी सरकार ने घोषित किया कि कृषि में 3.5% से ऊपर की वृद्धि हुई कोरोना काल में। अब ये सब किसान पढ़ रहे हैं, जो किसान इसको पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये किसकी वृद्धि हुई है, क्योंकि उनकी तो नहीं हुई, उनकी तो फसल नष्ट हो गई, उनको तो उनकी फसल का कीमत नहीं मिली, उनको तो 5 महीने बेचने के लिए सामग्री उपलब्ध ही नहीं थी, बाजार ही उपलब्ध नहीं था। तो ये आमदनी किसकी बढ़ गई, ये ग्रोथ कहाँ आई है? किसी किसान के जीवन में आई है या ये सांख्यिकी में आई है? इसी तरह जिन लोगों की रोजी रोटी चली गई कोविड के कारण, जो शहर छोड़ के फिर से गांव आ गए, वो भी जब इसको पढ़ रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी इससे मैच नहीं हो रही है। तो ये उसी तरह का है कि औसत के सिद्धांत को हम वाहवाही कर रहे हैं और जो आम आदमी है, जो रियल ज़िंदगी है, वो मरती जा रही है। तो इसको हमें समझना होगा कि कृषि में वृद्धि जो हम दिखा रहे हैं वो कहाँ हो रही है, और जो कृषि में रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए मार्केट तैयार है, क्या उसके लिए किसान तैयार हैं? क्योंकि ये केवल आदेश निकाल देने भर का काम नहीं होता है। जब हम ये कह रहे हैं कि कृषि जिन्सों की कीमत उनके औसत गुणवत्ता के आधार पर होगी, फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स के आधार पर होगी। अब ये जो गुणवत्ता निर्धारित होना है, इसको तो आप घोषित करो कि किस कमोडिटी की क्या औसत गुणवत्ता होगी, सब्जियों की क्या गुणवत्ता मानेंगे, गल्ले की क्या गुणवत्ता मानेंगे, फलों की क्या गुणवत्ता मानेंगे, क्योंकि व्यापारियों ने तो अपने नियम बना रखे हैं। और ये गुल्ला, गोल्टी, स्कूटर और ईगल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कमोडिटी के लिए अलग अलग नाम उपयोग होते हैं और उसके अलग अलग मतलब होते हैं। तो इसको समझना किसान के बस की भी बात नहीं है और इसको समझना नेताओं और अधिकारियों की बस की भी बात नहीं है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये केवल व्यापारी को ही समझ में आती है कि वो क्वालिटी कैसे निर्धारित कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस मिस्ट्री को भारत सरकार को तोड़ना होगा और उनको हर फसल के लिए जो मेजर क्रॉप्स हैं फेयर एवरेज नॉर्म्स डिक्लेयर करना होंगे कि वो क्या होंगे। दूसरे, जो मंडियां बंद हो जाएंगी या मंडियां चलेंगी, क्योंकि ये दो व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं कि मंडी के अंदर आप टैक्स लें और मंडी के बाहर टैक्स ना लें। तो जो मंडी के अंदर काम कर रहा है उसका व्यापार बहुत घाटे का हो जाएगा, तो वो क्यों करेगा, मंडी में जाएगा ही क्यों? तो ये दोनों व्यवस्थाएं जो व्यवस्था की गई है वो बहुत बचकानी किस्म की व्यवस्थाएं हैं और इसमें प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस नहीं डाला गया है। तो जो नीति निर्धारक हैं, जो सरकारें हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो भी व्यवस्था हमें लगाना है वो स्पष्ट व्यवस्था होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी तरह की उसमें समझ की भूल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर स्रोत के स्तर पर छोटी समझ की भूल होती है तो फील्ड में आते आते वो समझ की भूल बहुत बड़ी हो जाती है और यही उदाहरण हम देख रहे हैं। तो अभी और किसानों के साथ प्रयोग करना और किसानों की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ले जाना और सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ देना और बिना वैकल्पिक सप्लाई चेन विकसित किए हुए केवल एक आदेश निकाल के कल्पना करना कि किसानों की आय दुगनी होगी,
तो इससे न केवल आय को नुकसान होने वाला है बल्कि जो चलती व्यवस्था है वो भी बंद हो गई है। तो इस पर त्वरित कदम उठाने की ज़रूरत है। इसको आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आदेश जारी करने की ज़रूरत है ताकि मंडियां एक भी दिन बंद ना हो, क्योंकि अब अगर ये स्थिति बनी तो किसान को उभरना बहुत मुश्किल होगा और ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह की बारिश हुई है, बाढ़ आई है, उससे किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। सोयाबीन में येलो मोजिक नाम की वायरस की बीमारी थी या तनाछेदक स्टेम बोरर की बीमारी थी। इससे बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान ऑलरेडी हो गया है। तो किसानों की अर्थव्यवस्था के साथ मुझे लगता है ये खिलवाड़ और ये प्रयोग बंद होना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करके ही पुरानी व्यवस्था को बंद करना चाहिए या पुरानी व्यवस्था को ही इफ़िशिएंट तरीके से चलाने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, पर जब भी कोई निर्णय होता है तो उसका असर ज़िंदगी पे पड़ता है और जो असल ज़िंदगी पे असर होता है उसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं। तो इस भयावहता से बचने के लिए हमें ये कोशिश करना है। दूसरे जो किसान साथी हैं और किसान संगठन हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि जब सरकार ये ओपननेस ला रही है, सरकार आपको ये अधिकार दे रही है कि आप अपना प्रोड्यूस कहीं भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, तो तत्काल इस व्यवस्था को अपनाइए। क्योंकि अगर आप इस व्यवस्था को अपनाएंगे नहीं तो पुनः आप बंधक हो जाएंगे। और अभी तक आप बाजार के ही बंधुआ मजदूर थे, आप स्वतंत्र नहीं थे। आप फसलें पैदा करते थे पर आप दूसरों को अपनी आमदनी दे रहे थे। आपकी जो अर्थव्यवस्था का घड़ा है उसमें कई छेद बने हुए हैं और इससे आपके पास वो आमदनी नहीं आती है। और इस दयनीय स्थिति तक लाने के लिए हम लोग भी भागीदार हैं, क्योंकि हमने कभी भी अपनी बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता को अपनाने में रुचि नहीं दिखाई है। हमें हमेशा लगता है कि दूसरे लोगों के कंधे पर रख के हम अपनी बंदूक चलाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अपनी सप्लाई चेन बनाना पड़ेगी, आपको बाज़ार के तौर तरीके समझना होंगे, आपको ख़रीदार के जो मापदंड हैं उनको समझना होंगे, जो बाज़ार में कीमतें तय होती हैं उनको समझना होगा। और बिना उस समझ के अगर आप काम करेंगे तो ये इसी तरह से आप बंधुआ मजदूर रहेंगे और आप बाज़ार के ही बंधक रहेंगे। तो ये एक अच्छा मौका है कि ये बेड़ियों को आप तोड़ें और नई व्यवस्था के तहत, नई सप्लाई चेन के तहत आप जुड़ें और इस काम को करें। मुझे उम्मीद है कि ये स्थिति जो बन रही है वो शीघ्र ही ठीक होगी और एक स्पष्ट रणनीति सरकार जारी करेगी ताकि किसानों को और आर्थिक घाटे से बचाया जा सके। नमस्कार।